अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एजेंडा जो है वो है मैप्स का। हमने लास्ट टाइम कुछ देखा था, आज फर्दर उसको देखेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो है क्यूरीज़ देखेंगे। क्यूरीज़ किस तरह जो है वो AOT में क्रिएट होती हैं, और देन बाय कोड हम लोग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं क्यूरीज़। ठीक है, तो मैप की एक एग्जांपल करते हैं। उसके लिए हम एक जॉब क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक मैप हमने जो है वो डिक्लेयर कर लिया। मैप को डिक्लेयर करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, कोई मुझे बताएगा? वैल्यूज मतलब की वैल्यू पेयर दो तरह के यूज हमने देखे थे। अब न्यू से उसको क्रिएट करेंगे ना, की वैल्यू पेयर उसको बताएंगे की किस टाइप की होगी और वैल्यू किस टाइप की। इनिशियलाइज करेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या देते थे? ठीक है, की टाइप लेट्स से इंटीजर। देन हमारे पास कौन सी टाइप होती है? वैल्यू की टाइप लेट्स से स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैप जो है वो रेडी टू यूज़ हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है इसके अंदर, उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, कोई मुझे बताएगा? मेथड होता है। ठीक है, कैसे अब इंसर्ट करेंगे? की डालेंगे। लेट्स से कि हमारे पास की जो है 1 है, और वैल्यू जो थी हमारी स्ट्रिंग थी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है तो हम किस तरह कर रहे होंगे। कि उसको हम अगर हमने इफ वगैरह लगा के चेक करना है कोई वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो लेट्स से कि हम इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं या इसको गेट करके कहीं सेव कराना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? एग्जिस्ट का मेथड है, और एग्जिस्ट के मेथड के अंदर हमारे पास की आएगी। ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यू किस तरह गेट कर सकते हैं? लुकअप के मेथड से। ठीक है, एक हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू 1 प्रिंट हो गया। अब ये तो हमने इसको प्रिंट करवाने का एक फंक्शन परफॉर्म किया। लेट्स से कि हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं इसी मैप के अंदर। ठीक है, आपकी वही पर्टिकुलर की में आपकी सिचुएशन इस तरह है कि वो आपका रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, तो आप उसी की के ऊपर उस रिकॉर्ड को रखना चाह रहे हैं, अपडेटेड रिकॉर्ड। ठीक है,
तो उसके लिए होगा ये कि पहले इसमें अपडेट का कोई मेथड नहीं होता, तो इसमें हमें करना ये पड़ता है कि पहले हमें उसको रिमूव करना पड़ता है और फिर उसको दोबारा री इंसर्ट करना पड़ता है। इंसर्ट देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, हमने उसी की को यूज़ करते हुए हमने नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसने उसी के ऊपर जो है ना इसने दोबारा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, पहले वैल्यू होती है, लेकिन इसको करने का सही तरीका ये है कि इसको पहले आप रिमूव करवाएं और फिर इसको अपडेट करें। तो रिमूव के लिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमने रिमूव तो करवा दिया इसको। जैसे कि रिमूव के बाद प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि क्या करता है इसको। ठीक है, उसने जब इसको रिमूव कर दिया तो रिमूव करने के बाद जब हमने इसको रीड करने की कोशिश की तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, तो प्रॉपर वे ये है कि इसको प्रॉपरली पहले रिमूव करें और फिर इसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करें। ठीक है, मैप्स की कोई एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो मुझे याद नहीं। इस फॉर्म में आई थिंक मैप यूज़ हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मैप्स हैं। एक मैप इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कलर का और एक साइज़ का। ठीक है, तो इसने फर्दर जो है ना इन्होंने कुछ मेथड बनाया जिसके अंदर ये एग्जिस्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बजाय और इसकी की किस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास हम तो एक सिंगल इंटीजर को ले रहे थे। हमने लास्ट टाइम एक स्ट्रिंग को देखा था। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था की कैन बी एनीथिंग। तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आइटम है, कॉन्फ़िगरेशन है, स्टाइल है और उसकी लोकेशन आईडी है, देन वेयर हाउस लोकेशन है। ठीक है, तो ये सबको मिला के उन्होंने एक ही बनाई हुई है। ठीक है, और ये पैरम क्या होता है, पैरा जो होता है ये पैरा बेसिकली आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो हो सकता है कि यहाँ यूज़ किए ना किया इन्होंने मैक्रोस का बनाया हो। ठीक है,
तो उसमें होता ये कि कांस्टेंट डिफ़ाइन कर देते हैं, जैसे ये हमने डिफ़ाइन किया हुआ ब्लैंक, इसी तरह का कांस्टेंट होता है वो, जैसे ये हमने डिफ़ाइन किया हुआ स्टोर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि कहीं भी स्ट्रिंग के अंदर @para करके, ठीक है। तो ये बेसिकली बीच में एक उसके अंदर एक हाइफन डाल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चेक करें कि इफ़ कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है मैप में आइटम, देन और आइटम किस लेवल का, ये सारी डायमेंशन के साथ जो भी आइटम हमारे पास सेव है, ठीक है। कौन सा इस मैप में हाँ, ऐड तो कहीं ना कहीं कर रहे होंगे ना, ऐड उसी तरह होती है जिस तरह मैंने अभी बताया ना कि इंसर्ट करते हैं, उसी तरह हो रही है, बट इस पर्टिकुलर कोड में आप देखेंगे ये करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने चेक किया वही चीज़ जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से किया, उसका एक एग्जांपल, उसकी एक एग्जांपल है वो आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं एंड देन हमारे पास यहाँ वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं कि हमारे पास कलर और साइज़ का, एंड देन हमारे पास नीचे इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस मैप के अंदर ये बेसिकली कलर और साइज़ क्या चीज़ है, ये कलर और साइज़ कोई स्ट्रिंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर कलर और साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास कलर है, इस पर्टिकुलर हमारे पास लुकअप के अंदर से ये जो लुकअप हमारे पास रिटर्न हो रहा है, ये कोई ना कोई कंटेनर है जिसके अंदर फर्दर हम लोग लुक इनटू करके एक टेक्स्ट रीड कर रहे हैं और उस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह मैं आपको चेक किया हुआ है कर रहे हैं। अब जिस तरह इनकी बात थी कि वो किस यूज़ कहाँ पर कर रहे होंगे, तो ये क्लास है जिसके अंदर पर्टिकुलर मैप्स के मेथड लिखे हुए हैं, इस क्लास को हम लोग देख लेते हैं। वो पर्टिकुलर मेथड में चला जाएगा ना, सारे मेथड लिखना उसको। ये था, चलो इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास कुछ मेथड होंगे इसके, आइटम क्वांटिटी चेंज, कि जब भी क्वांटिटी चेंज होगी तो वो उसको असाइन कर रहा है एक नई की के साथ। इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर सिनेरियो है कि जब भी क्वांटिटी चेंज हो अगेंस्ट दैट आइटम, ठीक है, उस कौन सा आइटम इनसाइड डायमेंशंस के साथ जो आइटम है हमारे पास मौजूद है रिकॉर्ड में, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो, लोकेशन ये हो, एंड देन कलर साइज़, क्वांटिटी वगैरह, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इन्होंने इस तरह बनाई है कि इन्होंने पहले ही इन तीन चीज़ों को मर्ज कर दिया की के ऊपर। हम लेट्स से के वो नीचे, लेट्स सी के वो नीचे किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब एग्जिस्ट का मेथड देख रहे हैं वो लोग, ठीक है। सबसे पहले वो देख रहे हैं कि भाई एग्जिस्ट करता है आइटम कॉन्फ़िगरेशन साइट लोकेशन वगैरह जो कि हमने पहले देखी थी वहाँ पे, उसी के साथ वो करता है या नहीं करता एग्जिस्ट। अगर तो वो करता है एग्जिस्ट, ठीक है, तो उस मैप को एक लोकल मैप में गेट कर लिया, देन जो भी की यहाँ पे बनाई है उस की को रिमूव कर दिया, ठीक है, और फिर नीचे उसमें उसी की बेस के ऊपर
क्वांटिटी और प्राइस वो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एज ए कंटेनर यहाँ पर जा रहा होगा, ठीक है। कंटेनर हमने देखा था कैपिटल ब्रैकेट्स में हम लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये जो इंसर्ट जिसमें कर रहे हैं इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, इसके अंदर ये फर्दर एक मैप को ही सेव करा रहा है एज ए वैल्यू। जो मैप हमने यहाँ पर क्रिएट किया इंसर्ट करके, उस मैप को ही एक और मैप में सेव करा रहा है। तो व्हेन एवर वी लुक अप इन दिस मैप, तो हमें क्या रिटर्न में मिलेगा, मैप मिलेगा। देन वी हैव टू सेव दैट मैप इनटू आवर लोकल मैप एंड देन फर्दर उसको रीड करेंगे कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। ठीक है, मैप के ऊपर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैप के ऊपर आप आइट्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह लगती है, ठीक है। मैप एनुमरेटर आप क्रिएट करते हैं और उस मैप एनुमरेटर को आप गेट कर लेते हैं करंट हमारे पास स्टेट पोजीशन क्या है, और देन आप उसको वाइल में यूज़ करते हैं कि जब तक वो एग्जिस्ट करता है, और वाइल के एंड के ऊपर यू कीप आस्किंग कि यार मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड इसमें से दे दो, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर वाइल के अंदर ही मूव नेक्स्ट करा है, ये उस वक्त तक चलता रहेगा वाइल जब तक कि यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी एनुमरेटर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह हम इसको आइट्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। उसके अंदर हमने मैप को ही गेट किया था ना, ये देखें, ये हमारे पास एक मैप है, ठीक है। और इसी का हम गेट एनुमरेटर का एक मेथड कॉल कर रहे हैं, तो वो करंट वैल्यूज़ को दे देता है, ठीक है। मींस कि वो एक एरे में सेव हुई हुई है ना, हर की के अगेंस्ट वैल्यू, की के अगेंस्ट वैल्यू, देयर इज़ अ लिस्ट इन बिहाइंड। तो उसमें से जो हमारे पास करंट उसके अंदर वैल्यू फोकस में होगी, फॉर लेट्स से कि टॉप वाली जो भी है हमारे पास वैल्यू उसके अंदर सेव्ड, वो इसको दे देगा। देन इसको हम एक मेथड एंड मूव नेक्स्ट, वो नेक्स्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो जिस मैप से उसने एनुमरेटर गेट किया था वो उसको ही लूप लगा देगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लूप थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वही सिंपल, वही हमारे पास जो कॉमन 3-4 मेथड्स हैं वही इसके मेथड्स यूज़ होते हैं, और उन्हीं को जो है ना मिक्स करके डिफरेंट वेरिएशंस ला सकते हैं इसके अंदर। क्यूरीज की तरफ चलते हैं। क्यूरीज को किसी ने देखा है ऑलरेडी? इसको तब रीड किया था लेकिन इतनी कोई खास समझ नहीं लगी थी उसकी। अच्छा, सही। क्यूरीज बेसिकली आप कह लें कि हमारे पास उसके जो कुछ फ़ायदे हैं वो उनमें से एक फ़ायदा ये है कि जो हम लोग इनसाइड द मेथड या किसी कंट्रोल के पीछे जो या किसी क्लास में जो क्यूरी लिख रहे होते हैं सीक्वल की, ये क्यूरी अगर हम लोग यहाँ पे AOT में बना के रख लें तो वी डोंट नीड टू राइट दैट कोड, ठीक है। इस क्यूरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर हम लोगों ने जो भी रेंज लगाई होगी उसकी वैल्यू सेट करेंगे और रिकॉर्ड गेट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास वो ये है कि हम रन टाइम पे इसके अंदर रेंज ऐड कर सकते हैं, मीन्स के फ़िल्टर्स। अगर आप
आपने एक इनलाइन क्यूरी लिखी हुई है किसी मेथड में या क्लास में, तो उसके अंदर जो आप वहाँ पर कंडीशन सेट कर देंगे वो ऑलवेज़ वही रहेंगी, ठीक है। सिर्फ ये है कि वैल्यूज़ आपकी चेंज होती चली जाएंगी। बट अगर आप ये क्यूरी यूज़ करते हैं तो इसमें आप वैल्यूज़ के साथ आप कंडीशन की जो फील्ड्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपका क्या सिनेरियो, ठीक है। तो लेट्स सी कि किस तरह ये क्रिएट होती है। क्यूरी के जो है वो हमारे पास 4 नोड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। दो ही नोड जो है ना इसमें जो क्यूरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो एक है मेथड्स, ठीक है। मेथड्स के अंदर आप कोई भी इसका मेथड लिख सकते हैं क्यूरी लेवल पे। और सेकंड हमारे पास डेटा सोर्स है जिसमें हम बता रहे होते हैं कि कौन से टेबल से या कौन से व्यू से हमारे पास ये क्यूरी बन रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये बाकी ये कंपोजिट क्यूरी और ये डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स ये वो हैं कि जब भी आप यूज़ कर रहे होंगे तो ये इसमें दिखा रहा होगा कि यार ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है या किसी और क्यूरी को इसने कंज्यूम किया हुआ या नहीं किया हुआ, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। इसमें एक चीज़ वो थोड़ी सी मैं ऐड करूँ कि इस क्यूरी ऑब्जेक्ट का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास कोई स्टैटिक क्यूरी आपने कोई स्टैटिक रिजल्ट सेट लेना है, ठीक है, या आपने के समझे कि हाई लेवल पे एक रिजल्ट सेट लेना है तो उसके अगेंस्ट आप क्यूरी लिख के रख लें। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको जो है वो बनी बनाई क्यूरी मिलेगी क्योंकि ये डिज़ाइन व्यू पे है, आपको तो क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी, एक तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा। तो दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि आप रन टाइम के ऊपर जो है इस क्यूरी को यूज़ करते हो थोड़ा कोड लगा के इसमें रेंजेस और इसमें जो है वेयर कंडीशन मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसके केस में है कि जिस केस में आपको पता हो कि ये क्यूरी स्टैटिक है, ये रिजल्ट सेट कहीं और भी यूज़ होना है। क्योंकि हमारी बेसिकली प्रैक्टिस ये है कि जो अभी इसमें कैलकुलेट के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से क्यूरी के ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली इसका ये मकसद नहीं है। इसका मकसद क्यूरी के ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद ये है कि आपके पास कोई रीयूजेबिलिटी है ना इसकी, ठीक है। अगर एक चीज़ में रीयूज ही नहीं होना तो उसका क्यूरी बनाने का फ़ायदा नहीं है। और अगर आप क्यूरी बना रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप रन टाइम की क्यूरी लिखने से बच रहे हैं और इसको यहाँ पर बना के आप रख रहे हैं, ठीक है। क्यूरी के डेटा सोर्स के अंदर हमारे पास उसी तरह हम लोग जिस तरह हमने व्यूज़ बनाने सीखे थे, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर। हम लोग टेबल्स को ऐड करते हैं और फिर उससे रिलेटेड टेबल उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। एंड देन ये पूरी की पूरी जो एक चेन है ये चलती चली जाएगी, ठीक है। और क्यूरी में ये है कि क्यूरी में जितनी भी हमारे पास फील्ड इसके अंदर टेबल्स के अंदर होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर फील्ड सेलेक्ट करेंगे वो हमें वहाँ अवेलेबल होंगी जब हम ये क्यूरी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। व्यूज़ में ये होता था कि जब हम टेबल आप इंसर्ट करते तो ऑटोमेटिकली सारी फील्ड्स उसकी वहाँ पर आ जाती थी। और देन एक और फील्ड्स का नोड था जिसके अंदर हमें ड्रैग करनी पड़ती थी वो फील्ड जो कि हमें वहाँ चाहिए, ठीक है। इसमें इस तरह नहीं है। इसमें यह है कि आप टेबल भी वो डिफ़ाइन करते हैं दैन फील्ड्स भी आप ड्रैग करते हैं उसके अंदर फील्ड्स के नोड के अंदर, ठीक है। ये डेटा सोर्स के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है? अकाउंटेंट लॉजिस्टिक लोकेशन, ये बेसिकली एक टेबल है, टेबल है। अच्छा, ठीक है। इस टेबल के अंदर दोबारा से आगे वो डेटा सोर्स आ रहा है। हाँ, ये इस टेबल से रिलेटेड जो है वो कोई और टेबल होगा तो उसको आप जॉइंस के जैसा हम करते हैं। बिल्कुल इसमें क्यूरीज में हमेशा जॉइंस के थ्रू होंगे, ठीक नीचे है। पेरेंट टेबल आ रहा होगा। बट ये भी है कि इसके अंदर आप पैरेलल भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसका आपस में कोई रिलेशन ना हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप मल्टीपल टेबल से डेटा उठाना चाह रहे हैं लेकिन वापस कंपनी का नेम लोगो वगैरह होता है वो एक ही टेबल एक ही कॉलम रो होती है। कोई एग्जांपल शेयर करना चाहेगा कोई इस तरह की कि जिसमें हमने सेपरेट हैं तो काफ़ी आपको ने KWD इवेंट्स ऑफ डाइजर खोलें जरा। अच्छा वो देखते हैं एग्जांपल। वैसे वर्बली बता देंगे कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर हम लोग हाँ वो आप जब आप एक लेवल पे बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका उस टेबल के साथ कोई रिलेशन नहीं है लेकिन आप डेटा फेच कर रहे हैं
आप जिनर जॉइन लगा रहे हैं उसके साथ, लेकिन जो है वो डायरेक्टली उस टेबल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्यूरी बना के देखते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कैसे बनती है। नाम हम लोग चेंज करेंगे इसका सेशन, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे AOT की। और हमारे पास अभी कोई से के कस्टम टेबल। अच्छा, ये कस्ट टेबल को हम लोग कौन सा टेबल कहते हैं? प्राइमरी टेबल हो गया या कोई बेस टेबल होगा, बेस से इसका काफी एक- सारे आगे हुआ इनका एक नाम होता है, पेरेंट नहीं होता। ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है, सेशन के बाद। ये फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे और इस डेटा सोर्स में हम लोग टेबल डिफाइन करेंगे कि कौन सा टेबल है। ठीक है। नाउ हमने टेबल तो डिफाइन कर दिया, बट आपने नोटिस किया होगा कोई फील्ड इसमें नहीं आई। तो फील्ड्स हम लोग फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे कि हमारे पास से क्या अकाउंट नंबर है, कैश डिस्काउंट ले लेते हैं, ठीक है, कमीशन क्रेडिट मैक्स, ठीक है। ये हमारे पास हमने कुछ फील्ड्स डिफाइन कर दिए हैं। लेट्स से कि इसके अंदर हमने रिलेटेड टेबल कोई ऐड करना है, तो इसको कस्टमर्स का टेबल ले लेते हैं, जिसमें बेसिकली कस्टमर की ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसकी कुछ फील्ड्स ड्रैग कर लेते हैं। अकाउंट है, अमाउंट है, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास ये चीज़ है, बट यहाँ पर हम इसका रिलेशन हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर भी इसी तरह ही है कि जिस तरह हम लोग टेबल में रिलेशन डिफ़ाइन करते थे, ऑटोमेटिकली एक रिलेशन उठ के आ जाएगा इसमें। तो इफ़ यू वांट कि यार इसमें मैंने कुछ चेंजेस करनी, मैंने कोई और रिलेशन यूज़ करना है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ऑलवेज़ यहाँ से, ठीक है। बट यहाँ पर आइए, हमारे पास यही यूज़ होगा। अब हमारे पास टेबल भी हमने ऐड कर दिया, हमारे पास फील्ड्स भी आ गई। कौन कौन सी फील्ड हमने सेलेक्ट करनी है, हमने रिलेशन ही बता दिया। तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपने ज्वाइन की क्यूरी है दो टेबल्स की, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई कंडीशन हमने अप्लाई नहीं की। कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो ये ऑप्शन है रेंज का, ठीक है। रेंज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमने फील्ड इस कस्टमर टेबल की जिसके अगेंस्ट हमने रेंज देनी है। लेट्स से कि ये है, तो इसको मैं कहता हूँ ग्रुप इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि कौन सी वैल्यू की रेंज हमने अप्लाई करनी है, और ये हमारे पास फिक्स रेंज के तौर पे अप्लाई होती है, जो भी हम यहाँ पर रेंजेस डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। बिटवीन भी यूज़ होगा, रेंज होगी, बिटवीन तो यूज़ नहीं होता इसमें। ये तो फिर अपर लोअर कोई रेंज नहीं दे सकते हम, कोई रेंज नहीं दे सकते। अगर आपने रेंज देनी है ना, उसमें फॉर इंस्टेंस जैसे आप कहते थे ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, इसमें वो सेंटेंस ऐसे यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको दो रेंजेस बनानी पड़ेगी, एक ग्रेटर देन 10 फिर एक लेस देन 20, इस तरह करके वो फिर अप्लाई नहीं, ठीक है। रिमेंबर कि हमने ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूरी की जो रेंज है रन टाइम पे चेंज होती है, ठीक है। उसमें अंदर ऐड कर सकते हैं,
वहाँ पर हमारे पास कुछ वैरायटी होती है रेंजेस ऐड करने में, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली जो रेंज हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो ये है कि फर्स्ट हैंड जो डेटा है हमारे पास उसको हम अगर मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, तो हम कोई रेंज यहाँ अप्लाई कर देंगे जिससे वो मिनिमाइज़ हो जाए डेटा और हमारी कॉस्ट बच जाए, ठीक है। लेकिन अगर हमने कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड रेंजेस लगानी है जो कि रन टाइम पे हमें वैल्यूज़ उसकी रिसीव होती हैं, तो वो हम लोग इन द कोड ही लगा रहे होंगे इसको जब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका तो ताल्लुक सिर्फ इंटीजर वैल्यू से होगा किन वैल्यू या फिर स्ट्रिंग से जो मर्जी करो। इसके अंदर जो भी हमारे पास फील्ड की टाइप होगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे देंगे, इंटीजर है तो इंटीजर दे देंगे, ठीक है। अदर देन दैट हमारे पास हम लोग फील्ड्स जो है वो ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हैविंग भी है हमारे पास, ऑर्डर बाय भी है, तो ये हमारे पास ये उसी तरह इसको आप कंसीडर करें कि अगर आप एक क्यूरी लिखते हैं ज्वाइन की, तो उसके अंदर हम लोग जिस तरह ग्रुप बाय हैविंग यूज़ करते हैं या ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं उसी तरह हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है जी, आप लोगों ने डिस्टिंक्ट पढ़ा होगा। इसमें एक में डिस्टिंक्ट के नाम से कोई चीज़ नहीं है और ना इसको कोई ऑल्टरनेट कुछ नहीं दिया हुआ। अगर आपने यहाँ पर डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड उठाने हैं तो फिर आपको जो है वो यहाँ पर ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। दोबारा कीजिए ये इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होता है एक्स के अंदर ना। इसके अंदर अगर आपने डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स उठाने हैं तो फिर आपको ग्रुप बाय करके जो है वो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड उठाने पड़ेंगे। नहीं, तो ग्रुप बाय के साथ तो फिर आपको वो वेयर क्लास में क्या करना है? वेयर क्लास में आप जोड़ सकते ग्रुप के ऊपर तो फिर हैविंग हो जाती है ना वैसे तो। नहीं वेयर तो चाहे दो या ना हैं। वेयर जो है वो तो आपकी मर्जी है ना। अगर आप उसको ज़्यादा मतलब वो ड्रिल डाउन करना चाह रहे हैं तो फिर आप वेयर दे दें, मतलब ना दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अगर आपने वेयर देनी है, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन के साथ वो मजबूरी होती है ना कि आपने जब ग्रुप बाय यूज़ कर लिया है तो वेयर क्लास आपकी जो है वो वेयर के बजाय हैविंग हो जाती है। नहीं हैविंग नहीं, हैविंग तो आपको जरूरी देखें ग्रुप बाय कॉन्सेप्ट के हैं। जरूरी Having जो है वो एग्रीगेटेड Aggregate function। हाँ, लेकिन नॉर्मल वेयर जो है वो यूज एग्रीगेट फंक्शन आप कब यूज़ करते हैं? जब आपने बीच में ग्रुप बाय भी लगाना। अब वो ये तो वो ग्रुप बाय अच्छा, यहाँ एग्रीगेट यहाँ पर फंक्शन एक में जरूरी नहीं है कि एग्रीगेटेड फंक्शन आपने यूज़ करना है तो फिर ग्रुप बाय लगाना नहीं। अच्छा। यहाँ पर ग्रुप बाय अगर आपने डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड उठाने हैं ना तो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड एक में उठाने का और कोई तरीका नहीं है, आपको ग्रुप बाय करके उठाने पड़ते हैं, अच्छा। वरना डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड नहीं है। एक्स जो है वो आपको एक ही क्यूरी के अंदर आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करने का भी परमिशन देता है और साथ साथ आप रेगुलर फील्ड्स भी उसमें कर सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है। और उसके लिए आपको ग्रुप बाय की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको समझा इंटरनल रहा इसका इंजन कुछ करता होगा। हाँ, वो जो भी उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप है उसका, ठीक है, बेस्ड ऑन की जो होगा, मतलब सम वगैरह करना तो वो वैसे ही चल जाता है। ठीक है। तो ये हमने एक क्यूरी बना ली है। अब इसको कहीं हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने इस क्यूरी को यूज़ करना है तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स से क्यूरी को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास क्यूरी के नाम से एक क्लास होती है और इसको हम लोग ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूरी हमने डिफ़ाइन कर लिया और इसको हम क्या करेंगे न्यू क्यूरी और यहाँ पर हमें सोर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। सोर्स में हम क्या देंगे क्यूरी एस टी आर, आपको ठीक है। स्ट्रिंग देनी पड़ती है। अब इसमें ये क्यूरी है ना, ये स्ट्रिंग दे रही है ना, तो अब ये आपकी इस क्यूरी के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्यूरी एसटीआर के जो है वो एक कीवर्ड है हमारे पास। अब हमारे पास ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक तो हम लोग क्यूरी यहाँ पर रन टाइम पे बना सकते हैं। जब हम रन टाइम पे बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज़ करते हुए कोई क्यूरी के नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग AOT की क्यूरी यूज़ करना चाहते हैं तो AOT की क्यूरी फिर हम लोग यहाँ पर इसको एज अ पैरामीटर देंगे ताकि ये वही जितने रिसोर्सेज उसके अंदर हैं उन्हीं को यूज़ करें, ठीक है। तो
और इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, सेशन 9, ठीक है। ये जो क्यूरी स्टेयर का फंक्शन है ना, ये आपकी एओडी क्यूरी को जो है वो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हमने इसको रन टाइम पे रेंज ऐड करनी है, ठीक है, अब इस क्यूरी में से हम लोग डायरेक्ट टेबल्स भी गेट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर रेंज लगी हुई है नहीं लगी हुई, बेस्ड ऑन दैट वो क्यूरी रन करके उसका ऑब्जेक्ट हम लोग गेट कर सकते हैं, वो जो भी डेटा होगा उसमें आ जाएगा। बट अगर हम उससे पहले इसके अंदर कोई रेंज अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है क्यूरी बिल्ड रेंज की, ठीक है। उसका हम एक QBR के नाम से बना देते हैं। अब अगर हमें इसके अंदर रेंज ऐड करनी है तो क्या हम करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये क्यूरी है डॉट, ठीक है। इसमें हम लोग डेटा सोर्स टेबल लेंगे। पहले हम वो टेबल क्यूरी रेंज को बताएंगे ना, जिसमें हम लोग टेबल, जिस टेबल में हमने रेंज लगानी है। डेटा सोर्स देना पड़ेगा बराबर। इसमें बेसिकली ना ये दो तरीके हैं कि अगर सारी क्यूरीज के ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, फिर जिस तरह ये तफसील बताने लगे इस तरह भी है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट तरीका भी, अगर आपने रेंज लगाना है, आपको जो है वो इसका क्यूरी बिल्डर को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो एक्सेस क्यूरी का हमारे पास है, उसको क्या कहते हैं यार, स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है, फाइंड और क्रिएट रेंज। आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आप टेबल नेम देते हैं, वो डायरेक्ट उसको खुद ही लगा देते हैं। मतलब 2-3 डिफरेंट तरीके हैं, ये भी एक वो भी है इसमें आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके, ठीक है। इसके अंदर हम लोग टेबल अपना स्पेसिफिक बताएंगे कि कौन से टेबल में हम रेंज लगाना चाह रहे हैं। तो हमने 2 टेबल यूज़ किए हैं, एक हमारे पास कस्ट टेबल है और एक कस्ट ट्रांस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कस्ट टेबल के ऊपर हम लोग रेंज लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पे एंड कर दें और 1 2 के अच्छा, मेरे पास ना 8:30 बजे के बाद ही है, ठीक है। आप चले जाएँ ना। अच्छा, ठीक है। मैं यहीं पर ऐड रेंज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऐड रेंज में हम लोग पहले बताएंगे कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस को हमने गेट किया, ठीक है, डेटा सोर्स को, और इस पर्टिकुलर डेटा सोर्स के ऊपर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, रेंज ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका जो है वो अभी काशिफ ने बताया, उस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये सबसे पहले हमारे पास क्या मांग रहा है, फील्ड मांग रहा है। तो फील्ड के लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है, फील्ड नम, ये हम लोग टेबल नम और फील्ड नम की इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें कोई, अगर हम लोग खुद से दे रहे हैं नेम वगैरह, तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉपर उसको कन्वर्ट करके तो उसको देता है। अब फील्ड नाम के अंदर हमारे पास आई थिंक दो चीज़ें आ रही होती हैं। पहले हमारे पास टेबल नेम आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग फील्ड बता रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक हमने रेंज ऐड कर दिया, ठीक है। अब जिस तरह हमने यहाँ पर रेंज ये वाली ऐड की हुई है कस्ट ग्रुप की, समझ लें कि ये इसी तरह यहाँ पर रेंज ऐड हो चुकी है, बट अभी तक हमने इसके ऊपर कोई वैल्यू अप्लाई नहीं की कि इस रेंज के ऊपर वैल्यू कौन सी अप्लाई होगी, ठीक है। तो उस वैल्यू को अप्लाई करने के लिए वी कैन डू इज वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग उसकी वैल्यू दे सकते हैं कि यार कौन सी
क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि हम लोग ये डायरेक्ट हम एक वैल्यू दे दें, ठीक है। ये ग्रेटर देन वगैरह के साथ होगा, ये इक्वल के साथ होगा ना ये? हाँ, ये इक्वल के साथ और होगा, अगर ठीक है। ग्रेटर करना हो या लेस करना हो? उसके लिए भी एक चीज़ है, हमने ये तो बहुत सिंपल सी रेंज होगी। अब लेट्स से कि जिस तरह हमारे पास ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने ग्रेटर देन और लेस देन लगानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू जो है वो क्या दे रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं इसको, ठीक है। फिर वो ख़ुद उसको पार्स करता है जो भी उसकी अपनी लैंग्वेज है बैकएंड पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेटर से हम लोग वो पूरी की पूरी रेंज अपनी बना सकते हैं जो कि हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। तो उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से हमने तो क्या होगा str fmt। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर हमारे पास हम लोग ये बता रहे होंगे कि हमें कौन से टेबल की किस फील्ड को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। लेट्स से कि हमने ये कस्टमर अकाउंट नम के ऊपर ही रेंज लगानी है ग्रेटर देन और लेस देन की। तो हम उसका सिंटैक्स किस तरह लिखेंगे, तो ठीक है, और then we will have a value ठीक है। तो ये हमारी एक कंडीशन का हमने सिंटैक्स लिखा है। अब इसको फिल किस तरह करेंगे वो अभी आपको समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता। और लेट्स से कि इसको आपने ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखना है, वो भी आप लिख सकते हैं, ग्रेटर देन लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए हम कहते हैं कि इससे ग्रेटर हो, और हम लोग चाहते हैं कि एंड हमारे पास हो और सेम फील्ड के ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम वो चेंज नहीं करेंगे और इसको कहेंगे हम ये 4 है, और इसको हम कहेंगे कि ये लेस देन हमारे पास है, ठीक है। अभी हमारे पास वो स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट तो हमने लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी जाएंगी, ठीक है। वैल्यूज़ के लिए टेबल कॉलम ठीक है। वैल्यू के लिए हमारे पास एक मेथड है फील्ड, यहाँ पे हम क्या दे रहे होंगे, टेबल दे रहे होंगे, और अकाउंट नाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये किस चीज़ को वो करेगा, रिप्लेस, टेबल डॉट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 को रिप्लेस कर रहा है, तो 1 के लिए ये ठीक है बिल्कुल या नहीं? काशिम वैल्यू इसमें नहीं अगर 1 को कर रहा है तो फिर अकाउंट नाम नहीं आएगा। ये तो आप उस फील्ड पे पहुंच रहे हैं ना, इसकी वैल्यूज की हमने तो कंपैरिजन में करनी है ना, तो बताएं। अच्छा, इसको अगर हम इस तरीके से कर दें, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो आपने क्यूरी बिल्डर रेंज लगाई ना, इससे पहले क्यूरी बिल्डर डेटा सोर्स पे बनाना है अलग से ऊपर ना, एक क्लियर करना है। उससे फ़ायदा ये होगा
कि हम जो ये डेटा सोर्स टेबल हमने किया है ना, वो क्यूरी डेटा सोर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फील्ड आप 1.2 कह रहे हैं या बता रहे हैं कि किस टेबल की कौन सी फील्ड बेसिकली आपने ये बतानी है, तो आप करेंगे वो क्यूरी डेटा सोर्स डॉट नेम, जो वो टेबल नाम आया होगा वो उसके अंदर सोर्स का नाम आ जाएगा, फिर डॉट फील्ड करके आप जो है मतलब ये फील्ड एसटीआर आप देंगे, इस ये वाला टेबल है और इसकी ये वाली फील्ड जो है वो आपने मैप करनी है। एक क्यूरी डेटा सोर्स का वो ऑब्जेक्ट बनानी है। ठीक है, ये काशिफ भाई ने एक तरीका बताया, उस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। क्या आप बता रहे हैं इसमें क्या मसला है? ये उसने पहले दो तो ले लिए ना, 3 और 4 के लिए भी चाहिए वो हम वैल्यू 3 और 4 के लिए तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ना, हाँ जी। बट अगर ये हम लोग इसको कह रहे हैं कि हमारे पास ये वाला हमारे पास टेबल है और ये इसकी फील्ड है, हाँ, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, ये टेबल ये तो आपको सिर्फ अकाउंट नंबर फील्ड ठीक है, करता है ना। ये सिर्फ फील्ड हमको रिटर्न कर रहा है। तो इससे पहले हमें एक और चीज़ लिखें जो कि हमें टेबल रिटर्न करें। मैं ये पूछ रहा था कि क्या हमने ये बिल्कुल सही लिखा है फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या रिटर्न करता है, टेबल नेम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पे टेबल नेम आ जाएगा, सेकंड पे उसकी फील्ड आ जाएगी, और अब थर्ड और फोर्थ के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू हम लोग दे रहे होंगे। अब वैल्यू लेट्स से हमारे पास अकाउंट नंबर रियल तो नहीं है, हाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की रियल। ठीक है, ठीक है। बी केयरफुल कि आप कौन सी फील्ड के साथ रेंज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डेटा टाइप क्या है। लेट्स से 1000 है और ये हमारे पास 5 आई थिंक 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देंगे और देन देयर बी वैल्यू टू, ठीक है। तो अब हमारे पास ये रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज की वैल्यू क्या बनेगी कि इसमें हमने वैल्यू देते हुए हमने इसको पूरा एक कंडीशन बता दी है कि भाई उससे ग्रेटर भी होना चाहिए, या तो उससे ग्रेटर हो या उससे लेस हो, ठीक है, एंड के साथ। यहाँ पे हम और भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाली जो स्ट्रिंग फॉर्मेटर है इसको हम यूज़ करते हुए बहुत लंबी एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई 3-4 वैल्यूज़ दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रेटर दैन लेस दैन के ऊपर हो, कोई और केस भी हो सकता है, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू के लिए भी हो सकता है कि मल्टीपल फील्ड्स के साथ आपने नॉट इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है, उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने ये क्यूरी तो यूज़ कर लिया और इसकी रेंज भी लगा दी, बट अब इसको हमने अगर रीड करना है इसका डेटा, तो उसके लिए हमारे पास एक क्यूरी रन की क्लास होती है, इसका हम एक बना लेंगे। फिर हमें वो भी टेबल्स के बफर भी चाहिए जो टेबल हमने इससे रीड करने, ठीक है, वो उस पर यूज़ करते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। टेबल ठीक है, वी हैव कि हमारे पास यहाँ पे क्यूरी हो गई है। अब इस क्यूरी रन के अंदर हम लोग पास करेंगे यही जो हमारे पास क्यूरी है, ठीक है।
ठीक है। इसमें हम सोर्स बताएंगे कि हमारी क्यूरी कौन सी है। हम कह रहे हैं कि हमें ये वाली क्यूरी है, इसको रन करना है हमें, ठीक है। और इसको रन करने के लिए हम इफ़ भी लगा सकते हैं और वाइल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको लूप थ्रू करना है तो हम कहेंगे हमारे पास वाइल QR डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इसी तरह होता है। और अब हमने जो ये बफर डिफ़ाइन किया था, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे कि अब यहाँ पर ये क्यूरी रन तो हो गई है। अब क्यूरी रन होगी तो इस क्यूरी के अंदर इन दोनों टेबल्स का डेटा मौजूद है, ठीक है, इस क्यूरी के अंदर, ठीक है। ये इसने इसको रन किया। जब क्यूरी रन को हम करेंगे ना तो ये इसको रन कर रहा है। तो अब हमने उससे डेटा रीड कैसे करना है कि हम उसको डेटा टेबल्स उसमें से रीड करके अपने लोकल टेबल्स के अंदर उसको स्टोर कराएंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे आगे कि उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम लोग एक गेट का मेथड होता है, गेट के अंदर हम बता रहे होते हैं कि हमने कौन सा टेबल गेट करना है क्यूरी रन से, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग आई थिंक ये इसी तरह टेबल हम दे देते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम लोग फर्दर नीचे यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्यूरी नेक्स्ट क्या कर रही होगी, इसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड ला रही होगी या फिर कोई एक रिकॉर्ड ला रही होगी? एक ही ला रही होगी। सर अगर एक ही ला रही है तो फिर तो दो टेबल्स हैं उसके अंदर, फिर वो इशू नहीं। दो टेबल्स में से फिर किसका ला रही है? दोनों का ला रही है। दोनों का एक एक रिकॉर्ड ला रही है, और अगर दोनों के बराबर नहीं है तो जिसका एंड तक चलता जा रहा है उसके ला रही है। आप इमेजिन करें ना कि आपने एक क्यूरी लिखी हुई है जिसके अंदर ज्वाइन है, ठीक है। उसको आप जब रन करते हैं, लेट्स से कि सीक्वल में जब रन करते हैं तो व्हाट यू गेट, दोनों में ठीक से है, रिलेटेड रिकॉर्ड आ जाते हैं, मल्टीपल रोज़ आ जाती हैं। और इसमें ये है कि वो जब मल्टीपल रोज़ एक साथ आपको नज़र आती हैं, ये 1 बाय 1 रो लेके आता है, ठीक है। उस रो के अंदर दोनों टेबल्स की फील्ड्स होती हैं जो जो आपने सेलेक्ट की होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि आपने फिर वो इसको ये करना होता है कि इसको एक साथ आप रीड नहीं कर सकते पूरी लाइन को, आपको टेबल वाइज डेटा से रिसीव करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर उसमें दो टेबल्स इन्वॉल्व हैं, आप उनके बफर्स बनाएं और उसके अंदर उसको स्टोर करना है, तो वो आपको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जो फील्ड जिससे रिलेटेड है फर्स्ट टेबल से, वो फर्स्ट टेबल में डाल देगा, जो सेकंड से रिलेटेड है सेकंड में डाल देगा। बट रिकॉर्ड की यूनिफॉर्मिटी वही रहेगी कि यार ये सिंगल रिकॉर्ड जो उसने रेस्टोरेंट्स के लिए भी सेम यही लाइन लिखेंगे हम, बस नाम चेंज कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर अब ये बात तो हो गई कि अगर दोनों टेबल्स में रिलेशन है तो वो एक ही रिकॉर्ड मतलब एक ही लाइन आ रही है। अगर अब दो टेबल सेम लेवल पे उनमें रिलेशन नहीं था कोई, दोनों के अंदर अपने अपने अलग रिकॉर्ड्स हैं, हमने दोनों में से अलग क्यूरीज लगा के रिकॉर्ड को फिल्टर किया, फिर क्यूआर के अंदर मतलब किस ऑर्डर में रिकॉर्ड्स आ रही होंगी? ज्वाइन अगर आपने लगाया हुआ है तो वो तो आपको समझ में आती है कि यार ज्वाइन है तो रिलेटेड रिकॉर्ड आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग टेबल्स हैं और उसके अंदर आपने जो भी ऑर्डर दिया हुआ है, जो भी सॉर्टिंग उसमें दी हुई है, सेपरेटली दी हुई है अलग फर्स्ट टेबल में और सेकंड टेबल में, वो जिस तरीके से भी आपने डिफ़ाइन किया हुआ है कि डेटा जिस तरह फैच हो, वो उसी तरीके से उसका फर्स्ट रिकॉर्ड उठा के आपको शो करा देगा। नहीं, बस मैं ये पूछ रहा था कि मतलब क्यूआर में फिर दोनों का अलग अलग आ रहा होगा। मैं उसका डॉट क्यूआर डॉट नेक्स्ट और क्यूआर डॉट गेट करता जाऊँ तो दोनों टेबल्स में रिकॉर्ड्स अपने अपने आते जाएंगे, अगर एक का ख़त्म हो गया पहले। हाँ ऐसे ही आते जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि आपको क्यूरी रन ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि आप सबने जो है डॉट में काम किया है इस ऑलमोस्ट सिमिलर डाटा रिलेट की तरह का ये फॉरवर्ड ऑन दिए